द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा इसलिए कहा गया क्योंकि क्रिटिक्स के हिसाब से ये फिल्म सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि एक खास निष्कर्ष तक दर्शक को पहुंचाने की कोशिश करती है। सबसे बड़ा मुद्दा उसका वही दावा था जिसमें प्रमोशनल मटेरियल में कहा गया कि केरल की 32,000 महिलाएं/लड़कियां धर्म परिवर्तन के बाद ISIS से जुड़ गईं। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माताओं की तरफ से ये माना गया कि इस आंकड़े के समर्थन में कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है और कोर्ट ने अतिरिक्त डिस्क्लेमर लगवाया कि फिल्म एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन है। इसी बिंदु ने क्रिटिक्स को सबसे मजबूत आधार दिया कि फिल्म फैक्चुअल डॉक्यूमेंट की तरह अपने आप को बेच रही थी, जबकि उसका सबसे सेंसेशनल दावा प्रमाणित नहीं था। अब रियल फैक्ट्स और फिल्म ट्रीटमेंट का फर्क देखो। वास्तविकता यह है कि भारत से कुछ लोग ISIS में गए थे और उनमें केरल से भी कुछ मामले जुड़े थे। इस हिस्से को पूरी तरह काल्पनिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि फिल्म ने सीमित, अलग अलग और जटिल मामलों को इस तरह जोड़ा जैसे ये एक बहुत बड़ा सुव्यवस्थित एक तरफा पैटर्न हो, यानी आइसोलेटेड या रिलेटिवली लिमिटेड केसेस को मास कॉन्स्पिरेसी जैसा असर देकर दिखाया गया। इसी वजह से कहा गया कि फिल्म सच की झलक लेकर डर की बड़ी कहानी बनाती है। दूसरी बड़ी वजह थी सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग। फिल्म की नैरेटिव स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें व्यूअर को शुरुआत से ही एक तय भाव दिया जाता है। कुछ लड़कियां मासूम हैं, कुछ लोग उन्हें जाल में फंसाते हैं, कन्वर्जन होता है, फिर रेडिकलाइजेशन और फिर टेरर नेटवर्क। ये संरचना सिनेमैटिक है, इमोशनली इफेक्टिव है, लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कि इसमें सोशल रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम कर दी गई। किसी भी सेंसिटिव इशू में फैमिली डायनामिक्स, पर्सनल एजेंसी, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, जेंडर्ड कोवर्जन, लोकल पॉलिटिक्स और वाइडर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट जैसे कई परतें होती हैं, लेकिन फिल्म अलेजिडली एक बहुत साफ विक्टिम वर्सेस विलन ढांचा बनाती है। जब कोई फिल्म जटिल सामाजिक सवाल को बहुत एक तरफा बना दे, ये सच है या सिर्फ प्रोपेगेंडा? संभावना बढ़ जाती है। मीडिया का ये क्या भ्रम था कि फिल्म एक खास समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाती है। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने भी फिल्म को क्लासिफाई करते समय ये नोट किया था कि ये इस्लाम का एक पार्शियल और अनबैलेंस्ड व्यू पेश करती है, जिसमें रैडिकल इस्लामिस्ट कैरेक्टर्स और मोटिवेशंस पर फोकस है, जबकि फेथ के मॉडरेट या मेन स्ट्रीम रूप वर्चुअली एब्सेंट है। ये ऑब्जर्वेशन क्रिटिक्स के आरोप को बल देता है कि फिल्म सिर्फ एक्सट्रीमिज्म नहीं बल्कि ब्रॉडर कम्युनिटी परसेप्शन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए बहुत से विरोधियों ने कहा कि ये केवल एंटी टेरर फिल्म नहीं बल्कि कम्युनल रीडिंग को एनकरेज करने वाली फिल्म है। चौथा कारण था फियर बेस्ड पर्सुएशन। प्रोपेगेंडा हमेशा झूठ नहीं बोलता। कई बार वो सच, आधा सच और आशंका को इस तरह मिलाता है कि दर्शक का इमोशनल बैलेंस बदल जाए। द केरला स्टोरी पर यही आरोप लगा कि ये व्यूअर्स को एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग देने से अधिक इमोशनली अलार्म्ड करने की कोशिश करती है। जब ट्रेलर, डायलॉग्स, विजुअल ग्रामर और प्लॉट प्रोग्रेशन सब मिलकर ये एहसास पैदा करें कि एक छिपा हुआ व्यापक संगठित खतरा सामान्य समाज को निगल रहा है, तब कहानी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं रहती, परसुएशन बन जाती है। क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म का नैरेटिव ऑडियंस को सोचों से ज्यादा डरों की तरफ धकेलता है। पांचवी वजह थी प्रमोशनल फ्रेमिंग। किसी फिल्म की कंट्रोवर्सी सिर्फ फाइनल कट से नहीं, उसके ट्रेलर, इंटरव्यूज, टैगलाइंस और मार्केटिंग क्लेम्स से भी तय होती है। द केरला स्टोरी के मामले में कंट्रोवर्सी फिल्म रिलीज होने से पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि टीजर/ट्रेलर में जो संख्या और जो फ्रेमिंग दी गई उसने डिबेट को ट्रिगर कर दिया। बाद में प्रमोशनल मटेरियल में बदलाव और डिस्क्लेमर्स की जरूरत ने क्रिटिक्स को ये कहने का मौका दिया कि अगर फिल्म मेकर्स के पास अपने कोर क्लेम का मजबूत आधार नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे शुरुआती प्रचार का केंद्र क्यों बनाया। इसी गैप, मार्केटिंग क्लेम और वेरीफाइबल एविडेंस के बीच को बहुत लोगों ने प्रोपेगेंडा का हॉलमार्क माना। छठा पहलू था पॉलिटिकल अपटेक। किसी भी फिल्म को प्रोपेगेंडा कहने में यह भी देखा जाता है कि उसे किन राजनीतिक नैरेटिव्स ने अपनाया। इस फिल्म को कई राजनीतिक नेताओं ने एंडोर्स किया, जबकि विरोधी दलों ने इसे कम्युनल पोलराइजेशन का टूल बताया। जब कोई फिल्म सांस्कृतिक उत्पाद से उठकर चुनावी, आइडियोलॉजिकल या आइडेंटिटी डिबेट का वेपन बन जाती है, तब उसके बारे में प्रोपेगेंडा शब्द और तेजी से फैलता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने से फिल्म प्रोपेगेंडा सिद्ध हो जाती है, लेकिन द केरला स्टोरी के मामले में पॉलिटिकल एंडोर्समेंट और ऑपोजिशन दोनों ने उसकी परसेप्शन को उसी दिशा में धकेला। सातवां मुद्दा था बैन, विड्रॉल और लीगल बैटल। वेस्ट बंगाल सरकार ने 8 मई 2023 को लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए फिल्म पर बैन लगाया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और कहा कि सर्टिफाइड फिल्म पर इस तरह का प्रोहिबिशन टेनेबल नहीं है। तमिलनाडु में फॉर्मल स्टेट बैन नहीं था, लेकिन एग्जिबिटर्स ने सिक्योरिटी कंसर्न्स और रिस्पॉन्स का हवाला देकर स्क्रीनिंग्स विड्रॉ की। इन घटनाओं ने कंट्रोवर्सी को और बड़ा बना दिया।
विरोधियों ने कहा कि फिल्म कम्युनल फ्रिक्शन बढ़ा सकती है, समर्थकों ने कहा कि इसे चुप कराने की कोशिश हो रही है। लेकिन न्यूट्रल नजर से देखें तो लीगल प्रोसीडिंग्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही डिस्क्लेमर ऑर्डर था, जिसने डिबेट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से हटाकर फैक्चुअल क्रेडिबिलिटी पर भी केंद्रित कर दिया। अब सीन लेवल लॉजिक समझो, क्योंकि यही क्रिटिक्स की असली आपत्ति थी। फिल्म का इमोशनल आर्किटेक्चर ऐसा है कि ऑर्डिनरी कॉलेज लाइफ से शुरुआत होती है, फिर फ्रेंडशिप, इन्फ्लुएंस, आइसोलेशन, कन्वर्जन, कंट्रोल, ट्रैफिकिंग / रेडिकलाइजेशन और अंत में ट्रांसनेशनल टेरर तक एस्केलेशन। ये नैरेटिव दर्शक को स्टेप बाय स्टेप कन्विंस करता है कि एक हिडन पाइपलाइन काम कर रही है। क्रिटिक्स ने कहा कि असली दुनिया में किसी भी इंडिविजुअल केस का ट्रेजेक्ट्री इतना लीनियर और आइडियोलॉजिकली नीट नहीं होता, लेकिन फिल्म उसे सिनेमैटिक क्लैरिटी देती है। यही क्लैरिटी जो फिल्म के लिए इफेक्टिव है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मिसलीडिंग हो सकती है। इसलिए कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ट्रुथ नहीं, एजेंडा शेप्ड स्टोरी टेलिंग है। यहाँ एक जरूरी बैलेंस भी समझो। फिल्म के समर्थक कहते हैं कि प्रोपागेंडा कहकर वास्तविक पीड़ितों के अनुभवों को डिसमिस नहीं करना चाहिए। उनका तर्क है कि कुछ महिलाएं सचमुच रेडिकल नेटवर्क्स तक पहुंची, कुछ कन्वर्जन्स हुए, कुछ रिक्रूटमेंट के मामले सामने आए, इसलिए इस विषय पर फिल्म बनाना गलत नहीं। ये पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी भी कठिन या अनकंफर्टेबल विषय पर फिल्म बनाना प्रोपागेंडा नहीं होता। प्रोपागेंडा का आरोप तब मजबूत होता है जब रिप्रेजेंटेशन सिलेक्टिव, एग्जैजरेटेड, अनवेरिफाइबल या पॉलिटिकली लोडेड लगे। द केरला स्टोरी के खिलाफ भी मूल आपत्ति यही थी, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट। तो क्या ये फिल्म पूरी तरह झूठी है? नहीं। क्या इसे पूरी तरह फैक्चुअल रिकॉर्ड माना जा सकता है? वो भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मेकर्स द्वारा ऑथेंटिक डेटा की अनुपस्थिति स्वीकार करना और फिक्शनलाइज्ड डिस्क्लेमर जोड़ना इसी बीच की स्थिति को दिखाता है। इसलिए कई एनालिस्ट्स ने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स इंस्पायर्ड होने का सहारा लेकर एक मच ब्रॉडर आइडियोलॉजिकल मैसेज देती है। यही कारण है कि इसे सिंपल थ्रिलर, सोशल ड्रामा या कॉशनरी टेल से बढ़कर प्रोपेगेंडा लेबल मिला। सबसे सीधी भाषा में कहूं तो लोग इसे प्रोपेगेंडा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से फिल्म ने 3 काम एक साथ किए। पहला, लिमिटेड रियलिटीज को बहुत बड़े थ्रेट नैरेटिव में बदला। दूसरा, एक खास समुदाय के बारे में जनरलाइज्ड सस्पिशन पैदा करने का खतरा पैदा किया। और तीसरा, फैक्चुअल अनसर्टेनिटी के बावजूद अपने मैसेज को इमोशनल सर्टेनिटी के साथ बेचा। यही कॉम्बिनेशन कंट्रोवर्सी का केंद्र बना। दूसरी तरफ समर्थक इसे अवेयरनेस फिल्म कहते रहे। इसलिए अंतिम समझ ये है, फिल्म का कोर सब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंजाइटी से जुड़ा था, लेकिन उसकी पैकेजिंग, क्लेम्स और प्रेजेंटेशन ने उसे प्रोपेगेंडा डिबेट के बीच ला खड़ा किया।